मेरी जो लाइफ है मैंने स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा पास से देखा है, क्योंकि मेरे फादर जो है वो टी स्टॉल रन करते हैं और मदर हाउस वाइफ है। तो मेरे हालातों ने ही मुझे मजबूत बनाया है। और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले इंदौर आई, जहाँ पर मैंने अपनी कोचिंग वेदांत से की है, जहाँ मुझे कमल पाठक सर ने गाइड किया था। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हो, कल आपका टेस्ट है, वो चीज़ें हम वहाँ पे लिख पाते थे। जैसे हम कभी घर जाते हैं, रिलेटिव हो या फिर जो फैमिली बैकग्राउंड वाले हो, जब आप कभी इंदौर से गए हो घर, कभी किसी ने क्वेश्चन किया आपसे और क्या चल रहा है आपका प्रिपरेशन में, कितना क्या टाइम लगेगा सिलेक्शन लेने में, फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? मेनली लोग पूछते हैं अच्छा अभी पढ़ ही रही हो और कितना पढ़ोगी, और अच्छा आप जॉब करने लगी होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन होते थे। एक चीज़ मैंने भी नोटिस की कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम के बारे में किसी को आप बताओ नहीं, आई थिंक वो आपका काम जवाब देगा। वो है ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। पाठक सर के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो ही थे कि जब मुझे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था मैं कर सकती हूँ, जब उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्होंने बस बोला कि तुम आइए क्लास में, तू बस आ क्लास में बैठ और सुन, अगर तुझे समझ आ रहा है तो तू ज्वाइन करना, वरना कोई इशू नहीं है। कुछ 3 चीज़ें जो आपको सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन दिलाया है। 3 चीज़ें अगर मैं बोलूँगी तो कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको रोज़ सुबह उठ के वही रूटीन फॉलो करके खुद को सेटल करना है। दूसरा डेडिकेशन, और थर्ड बोलूँगी कि क्लियर विजन, कि मुझे वो करना ही है, मुझे वो चाहिए ही है। निरंतर गति दे सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है हम लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हमारा उसी सीरीज में एक अगला पॉडकास्ट होने जा रहा है। आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं शिविका जैन, जिनका सिलेक्शन MPPSC 2024 में एडी फाइनेंस के पोस्ट पे हुआ है। उन्होंने लगातार 4 से 5 अटेम्प्ट दिए और फाइनली जाके पहले ही इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो गया। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और चीज़, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपर्स के नोट्स, टेस्ट कॉपी और अभी जो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है वो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। मैम, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम शिविका है, मैं अशोकनगर शहर की निवासी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन BCom में किया है तथा पोस्ट ग्रेजुएशन MA इकोनॉमिक्स में किया है। अब हम बात करते हैं MPPSC की प्रिपरेशन का। ये कब से स्टार्ट हुई थी आपकी? जी, मैंने अपना 2021 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जो कि 1 मार्क्स से रुक गया था। उसके बाद 2022 का अटेम्प्ट था, उसमें भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। शायद मैं अंडर प्रेशर आ गई थी तब प्रीलिम्स के टाइम पर। फिर 23 का मेंस मैंने घर से क्लियर किया था अपना, फिर मेंस कॉल था, फिर मेंस का रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाया था, फिर 24 का प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी एंड इंटरव्यू भी। तो जब लिस्ट में नाम देखा आपने और जब पता चल गया होगा आपको कि रिजल्ट आने वाला, ऐसा कुछ था आइडिया पहले से? नहीं, कोई भी आइडिया नहीं था रिजल्ट का। मैं तो शाम को बस खाना खाने ही बैठी थी और इतने में कॉल्स आने लगे, तो पापा बोले कि इतने फ़ोन किसके आ रहे हैं। फिर मैंने जब कॉल पिक किया पहला तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल था। उन्होंने बोला शिविका तेरा रोल नंबर यही है ना, तेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने जल्दी से कॉल कट किया। पहले मैंने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए PDF में अपना नाम देखा और काफ़ी खुश हुई, और वहीं मेरे पेरेंट्स थे, मैंने सबसे पहले उन्हें बताया, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। मतलब लगता नहीं होगा ना, पहले तो ट्रस्ट नहीं होता होगा, आप इतने टाइम से लगे हो, फिर अचानक से आप PDF में अपना नाम देखते हो। जी, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हमें कभी कभी भरोसा रहता है कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होता है। काफ़ी सारे टॉपर्स के साथ में देखा कि बैक टू बैक 4-5 इंटरव्यू दिए, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। हमारा जो ट्रस्ट करने का वो रहता है कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका तो फाइनली पहली बार में ही हुआ है। इंटरव्यू पहला दिया, उसके बाद ही हो गया। हाँ। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। आई थिंक आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने सुना था सर से, जो कमल कुमार पाठक सर हैं, उनसे सुना था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ ऑनेस्ट बताऊँ तो मुझे पता नहीं है, थोड़ा बहुत ही पता है, लेकिन अब शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। कहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई? जी, मैंने सबसे पहले, जब मेरी सिस्टर ने मुझे एज अ करियर गाइडेंस दिया कि तुम MPPSC करो, और क्योंकि उसने मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रखी है और मेरा नेचर भी, तो उस तरीके से उसने मुझे गाइड किया था कि तू MPPSC कर सकती है। उसके बाद और मेरी जो लाइफ है मैंने स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा पास से देखा है, क्योंकि मेरे फादर जो है वो टी स्टॉल रन करते हैं और मदर हाउस वाइफ है, तो मेरे हालातों ने ही मुझे मजबूत बनाया है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी एक फील्ड चुनूँ जिससे मैं और लोगों का भी हेल्प कर सकूँ। तो मैंने इस फील्ड में आने का निर्णय लिया
और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले इंदौर आई, जहाँ पर मैंने अपनी कोचिंग वेदांत से की है, जहाँ मुझे कमल पाठक सर ने गाइड किया था। वहाँ पे मेरा बेस और फाउंडेशन तैयार हुआ। उसके बाद मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो वो क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि वेदांत में सर बिल्कुल ऐसे गाइड करते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है। तो पर कुछ कमी ज़रूर रह गई होगी, तो 1 मार्क्स से वो रुक गया। फिर उसके बाद जब वो रुका, मैंने उसको भी अपॉर्चुनिटी जैसे लिया और अपने मेंस पर शिफ्ट हो गई कि मैं मेंस अपना स्ट्रॉन्ग करती हूँ। फिर 22 में प्रीलिम्स आया, तो वो हो सकता है कि मैंने ज़्यादा प्रेशर ले लिया हो, क्योंकि जो 2 आवर थे मैं वहाँ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, एकदम अंडर प्रेशर आ चुकी थी। और प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कि आप वो 2 आवर्स में कितना प्रेशर लेके और अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वहाँ मेरी कमी रह गई होगी। फिर मैंने इस बीच खुद को और ज़्यादा फिर से पुशअप किया और फिर से मैं वापस आई और 23 का प्रीलिम्स। फिर इसी बीच क्या हुआ कि घर से प्रेशर आने लगा कि अब बहुत टाइम हो गया है तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो मैं 22 के इसके ड्यूरेशन के बाद वापस घर गई। जब घर गई तो उस बार फिर जब 23 का प्रीलिम्स था तो तभी एक स्कीम आई थी, CM यूथ इंटर्नशिप स्कीम। हाँ, तो उसमें हर ब्लॉक में 15 इंटर्न्स चूज़ होने थे और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वो काफ़ी अच्छी स्कीम थी, जिसमें हमें फील्ड विजिट करना होता था। फील्ड पर जाके लोगों से इंटरेक्शन करना है और उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं ये देखना है, उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और फीडबैक लेना था, इन शॉर्ट जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका। तो मैंने उसे बहुत इन्जॉयमेंट के साथ किया और इससे मैं और ज़्यादा करीब आई, क्योंकि जब फील्ड पे मैं जान पाई जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम आएगी, तो वो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी की। और जब मैं घर पे गई तो ऐसा होता है कि घर में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसे नॉर्मल था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकती थी, सब अलाउ था, तो लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की और लाइब्रेरी में रहकर अच्छे से पढ़ाई की। और मेरा प्रीलिम्स इंटर्नशिप के साथ घर में रहकर लाइब्रेरी में ही क्लियर हुआ। तो जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ फिर उसके बाद मैं मेंस के लिए फिर से इंदौर आई और फिर जब मेंस हुआ फिर उसके बाद 24 का प्रीलिम्स भी हुआ। इसी बीच एक वैकेंसी थी टैक्सेशन असिस्टेंट की। तो जब 23 का मेंस चल रहा था तभी टैक्सेशन का एग्ज़ाम था, तो मैंने वो कुछ ही दिन पढ़ के बस वो दिया, क्योंकि मेंस मेन था जिसके लिए मैं इतने टाइम से पढ़ रही थी, तो मैंने ज़्यादा ध्यान उस पर दिया नहीं। फिर पर वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया। तो टैक्सेशन के लिए इंटरव्यू कॉल आया, तो वो एकदम फर्स्ट रे ऑफ होप थी कि एक पॉजिटिव रिजल्ट मेरे पास आया है। फिर इंटरव्यू कॉल के लिए उसमें गई थी टैक्सेशन में। फिर उसके बाद 24 का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, वो भी पॉजिटिव था रिज़ल्ट। फिर जब मेंस आया, मेंस 24 का था, वो भी मैंने अच्छे से दिया। 3 महीने मिले थे अच्छे से प्रिपरेशन की, क्योंकि जो ग्रुप था हमारा, जो स्टडी ग्रुप था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमने कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ नोट्स बनाए, आपस में शेयर किए और सबने अच्छे से तैयारी कर ली थी, क्योंकि 3 महीने में नोट्स बनाना काफ़ी टफ होता है, कम ड्यूरेशन है, पर हमने अच्छे से कर लिया था। मतलब सिलेबस एक बार अच्छे से गो थ्रू हो चुका था। तो फिर मेंस भी अच्छा गया था, पेपर भी पूरे कंप्लीट किए थे मैंने। इसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आया तो मेंस क्लियर हो गया था और मेंस से पहले मेरा सेट का भी रिज़ल्ट आया था। वो भी पॉजिटिव था, सेट भी हो गया था और मेंस भी। फिर जब इंटरव्यू था तो अगस्त 2025 में इसका इंटरव्यू था। तो फिर इस बीच में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी था मेरा। अगर सेट क्लियर हो गया था तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थी। तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू में मैंने टैक्सेशन में किया है, एक बार तैयारी तो है, तो मैं एक बार दे सकती हूँ। तो मैंने 1 महीने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छे से पढ़ा और फिर मैंने इसका इंटरव्यू दिया और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिज़ल्ट आया, वो भी पॉजिटिव ही है। उसका इंटरव्यू कॉल है। बैक टू बैक मिलती जा रही थी, मतलब चीजें जो जिनके पीछे हम लगे हुए थे लगातार इतने सालों से। बिल्कुल। लेकिन एक बात वो बोलते ना कि अगर भगवान पे ट्रस्ट है, ये बिल्कुल ईश्वर की कृपा थी कि इतने मुझे रिजल्ट मिले, जो मेरी इतनी टाइम की मेहनत थी उनके रिजल्ट्स मिलना चालू हुए। ओके, अच्छा, इंटर्नशिप का आपने जिक्र किया था, आई थिंक 6 मंथ का इंटर्नशिप होगा। जी बिल्कुल। उसमें मुझे भी याद है 8000 के आसपास का कुछ स्टाइपेंड था, है ना? उसका भी मेरा भी रहा है। अरे वाह। क्योंकि मुझे भी वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने भी कहीं गांव में विजिट किया। आई थिंक उसमें ऐसा था कि किसी का अगर आयुष्मान नहीं बना हो तो उसके बारे में आपको अवेयर करना है, और किसी का वोटर ID कार्ड नहीं बना तो उसके बारे में, और जनरल लोगों से कन्वर्सेशन करना, एक फीडबैक देना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कमियाँ हैं, गवर्नमेंट को बताना है। मेरे को भी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला था उस चीज़ से, जिससे मुझे ध्यान आया कि नहीं, मैंने भी
अरे वाह। उसी से जुड़ा था। आपने बताया कि आपके फादर जो है टी स्टॉल वगैरह अभी भी करते हैं? जी। कब से कर रहे हैं? मतलब स्टार्टिंग से ही वही बिजनेस है, फैमिली बिजनेस वही है। मतलब वो स्टेशन के जस्ट पास है। आई थिंक काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। हाँ। तो कुल मिला के वही चीज़ था, एक जो अगर बोला जाए तो इनकम सोर्स का वही जरिया था आप लोगों को पढ़ाना। और आप फैमिली में कितने, एक सिस्टर वगैरह है, भाई वगैरह है? हम 3 सिस्टर है और एक मेरा छोटा भाई है। ओके, आप सबसे बड़े हैं? नहीं, मैं सबसे छोटी सिस्टर हूँ और मेरे से छोटा भाई है। नो इसलिए परेशान हो रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चाहे आपको एमपीपीएससी यूपीएससी का मेंस का चाहिए, प्री का चाहिए या टेस्ट चाहिए, रीजनेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है, वो भी घर बैठे। नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आप वो सब पैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, घर बैठे आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी दोनों सिस्टर्स मैरिड हैं, अभी दोनों की शादी मतलब हो गई है। प्रिपरेशन वगैरह चल रहा है उनका भी कुछ? नहीं, अभी तो वो मतलब पहले वो प्राइवेट टीचर थी, अभी टाइम मतलब भी गैप लिया है। पर आपको जो गाइड किया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको जो गाइड किया आपकी सिस्टर ने किया था? हाँ, इस फील्ड में आने बिल्कुल, के? सबका बिल्कुल सपोर्ट था। लगभग अगर बोला जाए एमपीपीएससी को सिलेक्शन लेने में आपको कितना टाइम लगा इसमें? आप देख सकते हैं 2021 से जर्नी स्टार्ट हुई और अब जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत अप एंड डाउन्स थे, इसके बाद इतना टाइम लगा। मतलब प्रिपरेशन से आपने पहले से स्टार्ट हो गया था? हाँ, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में मैंने स्टार्ट किया था। ठीक, अगर शुरुआत करनी चाहिए किसी को प्रिपरेशन की, जो 12th पास आउट या फिर ग्रेजुएशन चल रहा है, तो उनको कब स्टार्ट करना चाहिए, चाहे यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी? मेरे अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल टारगेट सेट है कि मुझे अचीव ही करना है और क्लियर विजन है, तो उसको 12th के बाद एनसीईआरटीज़ रेफ़र कर लेनी चाहिए। जब वो एनसीईआरटीज़ रीड करता है, उसके बाद 21 में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम उससे पहले ही 1 से 2 साल डेडिकेटेडली दे देते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने की बहुत चांसेस रहती है। वैसे तो 12th के बाद ग्रेजुएशन में, और अगर कोई और अपना पैशन परस्यू करना चाहता है तो फिर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर से बिल्कुल तैयारी चालू कर देनी चाहिए। ओके, आपका मीडियम क्या रहा है वैसे? मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम रहा शुरू से? इंग्लिश मीडियम या फिर? जी नहीं, इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में रहा। फर्क पड़ता होगा ना इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की कंपेयर में, दोनों का कुछ बेनिफिट है इंग्लिश मीडियम में? ऐसा बोलते तो है कि पीएससी में इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा एज लेते हैं, पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ पर्सनल लेवल पर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सोर्सेज फिर थोड़े कम हो जाते हैं, तो मुझे कई सारी चीज़ें हिंदी में भी पढ़नी पड़ी। हिंदी के बाद मैंने मेंस में भी हिंदी में पढ़ के गई हूँ, बट एग्ज़ाम में इंग्लिश में लिख रही हूँ, ऐसा भी होता है। और प्रीलिम्स में तो इंग्लिश के लिए काफ़ी कम कंटेंट अवेलेबल है, अभी काफ़ी सारे हो गए हैं, पर हिंदी में फिर पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल ही है इंग्लिश मीडियम को। और इवन जो पेपर 5 और 6 मेंस के होते हैं वो भी हिंदी में होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को और थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम कोचिंग की बात करें, कोचिंग करना कंपलसरी है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में? नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। कोचिंग जो है वो एक डायरेक्शन दे सकती है, पर डेस्टिनेशन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, तो एक गाइडेंस के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। पर इसके बाद अगर कोई सेल्फ स्टडी कर सकता है, सोर्सेज अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, अगर वो खुद से खुद को टाइम दे सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन अगर उसके अंदर है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। बट आपने तो किया है कोचिंग? हाँ, बिल्कुल मैंने की है, पर मैंने गाइडेंस के बाद जो आपने देखा कि प्रीलिम्स घर से निकाला, उसके बाद 1 साल के बाद मैंने खुद से ही सेल्फ प्रिपरेशन की है, और इतने साल सेल्फ प्रिपरेशन के बाद ही मुझे रिजल्ट मिला। कोचिंग आपने 1 साल का ही किया था लगभग? हाँ, क्योंकि कोविड बीच में आ गया था, इसकी वजह से मुझे घर वापस जाना पड़ा था। सारा जो प्रिपरेशन फिर घर से ही किया आपने कोचिंग करने के बाद? बिल्कुल। मतलब कोचिंग से ये कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, हाँ, तो बिल्कुल फिर आइए, आपको गाइडेंस के लिए मिल जाता है आपको, बिल्कुल मिल जाता ये डायरेक्शन। ठीक है, अब हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की बात करेंगे, बट आप किसका ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे? इस चीज़ पे बात ज़्यादा होनी चाहिए जो आपने फेस किया हो, चाहे मेंस के दौरान होती है ना चीज़ें कि मुझे ये नहीं पता है, प्रीलिम्स के दौरान कुछ चीज़ें दिक्कत रहती है कि प्रीलिम्स अगर नहीं निकल पा रहा तो कहाँ कमियाँ रह रही है, मेंस के दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती है। जैसे प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई बार हम बहुत अननेसेसरी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो PYQs और जो क्वेश्चंस एग्जाम की नीड है, डिमांड है, जो वो पूछ सकते हैं, जैसे MPG के जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, फिर करेंट हुआ, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जिनके 10-10 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही हैं, उन पर फोकस करना। तो लोग मेनली मिस्टेक ये करते हैं जो अच्छे से सब कुछ पढ़ के जाएंगे, पर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादा गलत होते हैं। तो और जो बच्चा ज़्यादा पढ़ के जाता है उसके तो और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो इजी फैक्ट है, तो हम उसे
बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, क्वेश्चंस में नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पेपर में अंडर प्रेशर में वो गलत हो जाता है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जब प्रीलिम्स दिया तो मेरे साथ ये गलतियाँ हुई थी। और फिर जो 2 घंटे रहते हैं 10 से 12, मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप 10 से 12 की ड्यूरेशन में ही लगाइए। क्योंकि जब आप उस ड्यूरेशन में लगाएंगे तो आपका माइंड वैसा ही वर्क करेगा, क्योंकि फिक्स है 10 से 12 ही आपका टेस्ट होने वाला है। तो उस तरीके से करिए। ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं नाइट में पढ़ने वाली पर्सन हूँ, तो जब रात में देर रात तक जगो तो सुबह माइंड को एक्टिव होने में 10 तो आराम से लग जाते हैं। 10 बजे तक थोड़ा फ्रेशनेस फील होती है, क्योंकि अगर आप 3-4 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने इससे सीख ली, और जैसे प्रीलिम्स आता है तो 15 डेज़ पहले तक मैं फिर अपना रूटीन चेंज कर लेती हूँ और सुबह से उठने लगती हूँ। तो ये चीज़ इफ़ेक्टिव है। और फिर मेंस के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जो 6 डेज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाले होते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा खुद को फिर से उठाना है, फिर 3 घंटे लिख के आना है, फिर उठाना है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे शॉर्ट नोट्स रेडी कर रखे हैं तो आप सेकंड पेपर के लिए, थर्ड पेपर के लिए ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक चीज़ जी, थोड़ा सा मेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मेंस में ऐसा होता है कि अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि आप नोट्स बनाने के बोलते कि नोट्स बनाना चाहिए, पर उनको समझ नहीं आ रहा भाई नोट्स कैसे बनाना चाहिए। कोई सी भी बुक दे दी आपको, इथिक्स की या पॉलिटी की है, अब उसमें से पूरा मुझे बेसिक से बताइए आपने कैसे बनाया था। आपके सामने पॉलिटी का बुक है, आपको कुछ नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है आपको कि नोट्स कैसे बनाना है। आप कैसे बनाएंगे उसको, रीड करेंगे, कितनी बार रीड करेंगे, कितनी रीड करने के बाद बनाएंगे, और क्या क्या चीज़ें नोट्स में डालेंगे। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत है, अब मैं उससे पहले एक बार, जैसे एक चैप्टर मैंने लिया, मैंने उसे एक बार रीड किया पूरा कि उसमें क्या था, उसको समझा कंसेप्ट में, फिर दूसरी सेकेंड रीडिंग लगाई, फिर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको अंडरलाइन किया। थर्ड रीडिंग जब मैं लगाऊंगी वो मैं PYQs पढ़ने के बाद लगाऊंगी, कि उससे एग्जाम की डिमांड पता चलेगी कि क्या है। फिर जब वो पता चलेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और क्या आ सकते हैं, फिर उनको और ज़्यादा हाईलाइट करूंगी। फिर उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स बनाने बैठूंगी, जब शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी तो उसमें कीवर्ड्स, मेन और सब हेडिंग्स सिर्फ ये नोट करूंगी कि टॉपिक लिखा, फिर उससे रिगार्डिंग उसके सारे कीवर्ड्स, कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये कीवर्ड्स हैं, ये तो मैं पुट अप करूंगी ही। और उसके बाद उनके ही सब हेडिंग्स और जब बनाऊंगी, ये शॉर्ट नोट्स हो गया। और शॉर्ट नोट्स एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका मैंने ऐसे भी बनाए थे कि जो मेंस की कॉपी होती है उसी में ही नोट्स बनाए, कि 7 मार्कर फॉर्मेट में और 10 मार्कर फॉर्मेट में। जी बिल्कुल। जैसे रानी दुर्गावती हैं, रानी दुर्गावती जी को मैंने 7 मार्कर में भी लिखा, 10 में भी लिखा। कई सारी प्रॉब्लम थिंकर्स को लेके आती है, क्योंकि एथिक्स में भी थिंकर्स हैं और पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं। तो इनको पहले अच्छे से रीड किया, समझा एकदम कंसेप्ट के साथ, और फिर एक एक थिंकर्स को एक एक पेज पर नोट कर लिया। ठीक है, एक थिंकर एक दिन में पढ़िए, फिर उसके बाद उसको मैक्सिमम रिवाइज करिए। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। ओके, नोट्स में जो चीज़ें हमें याद रहती है या फिर जो चीज़ें भूल जाते हैं, किनको पुट करना चाहिए? दोनों को करना चाहिए। जिनको आप बार बार भूल सकते हैं और जो आपको एग्जाम में लिख के आना ही है, वो चीज़ नोट कीजिए। ठीक है। जैसे रहता है ना कि मल्टीपल जो रहते हैं पेन, उनका यूज़ करते हैं, आप करते थे ऐसा कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको कुछ अलग पेन से लिखा, कुछ चीज़ें जो हम भूल रहे हैं उनको अलग पेन से लिखा? हाँ, मैं तो इस चीज़ के फेवर में थी, क्योंकि आप अगर ब्लू ही पेन से लिखते हैं तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो मैं रेड और ब्लैक पेन भी यूज़ कर लेती थी, जिससे हेडिंग्स अपन को हो जाए। क्योंकि जब एक इमेज होती है, एक माइंड में मेमोरी होती है पिक्टोग्राफ की, तो जब हम लिखते हैं तो हमारे माइंड में वो पेज भी डिस्प्ले हो जाता है कि यार उस पेज पे वहाँ पर ऊपर मैंने ये लिखा था और इस पेन से लिखा था, तो वो बहुत हेल्प देता है। इसलिए मैंने कलर पेन यूज़ किए थे। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट के जो एक एस्पिरेंट फेस करता है चीज़ें, वो मैं भी आपने फेस की होगी चीज़ें। कभी समझ नहीं आता कि इसमें पेन कौन सा सही रहेगा लिखने में, नहीं कभी जानना रहता है कि यार ये पेन जो टॉपर निकलते हैं वो कौन सा पेन यूज़ करते हैं, उनका भी पूछना है। तो आपके मन में भी ऐसा रहता था, और आप कौन सा पेन यूज़ करते हैं? बिल्कुल, मैंने तो बहुत कंफ्यूज हुई थी पेन को लेके, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है वो बहुत डार्क है, और मैं जब लिखती हूँ तो वो पीछे डिस्प्ले पे आ जाता है, मतलब पेज पर आ जाता है। तो मैंने कई सारे पेन यूज़ करे, जैसे हाउजर का किया तो उसके साथ वो थोड़ा डार्क चलता है, और इंक का भी थोड़ा इशू आता है उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा रफली लिखते हैं तो। फिर मैंने सुप्रा किया था यूज़, जो मैंने सुप्रा पेन से ही अपने सारे मेंस लिखे हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट था, लाइट भी चल रहा था और इजीली स्मूथ था। मेंस में कभी पेपर छूटता था आपका? जी नहीं, जो
23 का मेंस था, उसमें पेपर 3 में मैं कम परफॉर्म कर पाई थी, पर 24 के मैंने सारे पेपर कंप्लीट किए थे। अगर किसी के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो हम ये मान सकते हैं क्या कि उसका सिलेक्शन से बाहर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? ऐसा है कि 2 तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। कोई इस पर फोकस करता है कि मैं कंटेंट भले कुछ भी लिख के आऊँ, पर कुछ भी इन द सेंस कि डिमांड के अकॉर्डिंग, बट पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ये एक स्ट्रेटेजी है। दूसरी ये भी है कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो एकदम बेस्ट है, बेस्ट लिख रही हूँ, फिर भले 1 या 2 क्वेश्चंस छूट जाएं, क्योंकि वो आगे स्कोर कर लेगा अगर उसने कंटेंट अच्छा लिखा है तो। पर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ तो ऐसी थी कि एग्ज़ाम एकदम कंप्लीट होना चाहिए और डिमांड के अकॉर्डिंग मैं फुलफिल कर दूँ जो भी क्वेश्चन की नीड है। तो मैंने इस तरीके से किया था। पर अगर किसी का क्वेश्चन कुछ छूटता है तो पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने आगे के आंसर्स बहुत अच्छे लिखे हैं तो आप दूसरे से थोड़ा आगे तो हो ही जाओगे। अच्छा, क्वालिटी पे काम करना चाहिए क्वांटिटी पे? मेरे अकॉर्डिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी पे ही करना चाहिए, पर आप जब मॉक लिख रहे हैं तो आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस से पेपर कंप्लीट पे ज़्यादा फोकस भी करें, तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था आपने या हाँ बिल्कुल, मेंस की मैंने जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी वो रोज घर पर भी करती थी। जैसे जब मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो आधा घंटा फिक्स था कि मैं 4 7 मार्कर्स लिखूंगी, 2 10 मार्कर्स और 7 2 मार्कर्स लिखूंगी। इस तरीके से रोज लिखती थी डेडिकेटेडली। और फिर टेस्ट सीरीज में जो 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है मॉक, वो मैंने दिए थे। जो चीजें हम पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हो, कल आपका टेस्ट है, वो चीजें हम वहाँ पे लिख पाते थे? हाँ। या फिर एग्जाम में अगर देखा जाए या फिर टेस्ट सीरीज में देखा जाए कि हम उसके आसपास की चीजें लिख पाते? कभी होता ना कि भूल जाते हैं, जो टॉपिक पढ़ के आए, मान लीजिए कुछ ट्राइबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, लेकिन हमको जो पढ़ा था वैसा नहीं याद आ रहा है। आपके साथ चीजें होती थी ऐसी? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमने पढ़ा है वो हम पेन से पेपर पे लिख ही नहीं पा रहे हैं, उतार ही नहीं पा रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत हार्डली की कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको बाय फॉर्मेटिंग वहीं साथ में लिखते जाएं, जिससे आप पेपर में वो चीज़ प्रेजेंटेशन में दिखा पाए कि हाँ आपने ये पढ़ा है और आपने ये सही लिखा है। तो ये चीज़ इससे सॉल्व हो सकती है जब आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इशू 1 वीक तक तो चलेगा ही कि जो आपने पढ़ा वो आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, पर फिर आप रोज जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो इशू सॉल्व हो जाता है। सोर्स का कुछ स्टैंडर्ड बुक वगैरह बता सकते हो आप मेंस को लेके? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एथिक्स हो गया, पेपर 5 6 हो गया। अगर मेन चीज़ कुछ बताना चाहे जो आपने फॉलो किया तो मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि जो हिस्ट्री का है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो एक एशियंट और मेडाइवल की बुक आती है, पूनम दलाल जी की बुक है, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा मैंने अपने कोचिंग के नोट्स भी फॉलो किए हैं जो कि पाठक सर द्वारा लिखे हुए हैं, एशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों के। वो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। सेम ऐसे ही एथिक्स के भी पाठक सर जी द्वारा लिखे हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, वेदांत के ही नोट्स हैं वो, मैंने उनको फॉलो किया था। और थिंकर्स के भी वेदांत के ही नोट्स फॉलो किए थे। इसके बाद जो और भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है अलग अलग, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप था, तो मेरा बैकग्राउंड ही कॉमर्स रहा है, तो मैंने फिर NCERT फॉलो की थी जो बिजनेस स्टडीज़ की थी, जैसे जो यूनिट 2 थी मैनेजमेंट, वो रेडी हो गई थी। तो जो बेसिक बुक्स हैं वो ही मेनली फॉलो की थी। और इसके अलावा अगर कोचिंग्स की भी बहुत सारे नोट्स आते हैं, उनमें सोर्सेज में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं देख के जो बेस्ट लगता था उसके बाद अपने नोट्स में उनको ऐड ऑन कर लेती थी। तो जो बुक लिस्ट मेरी थी वो मेरे खुद के नोट्स थे जो मैंने सबसे पढ़ के ऐड ऑन करके और खुद के लिख के करंट के साथ अपडेट करके बनाए थे। लगभग कितना टाइम लगा होगा वैसे आपको नोट्स बनाने में? नोट्स बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, और लोगों को लगता है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको समय के साथ रिटर्न देता है। तो नोट्स बनाने से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट वो ही काम में आते हैं। तो मेंस में तो 3 महीने ही मिले थे और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था, तो नोट्स हमने बांट लिए थे, मतलब यूनिट वाइज ग्रुप ने कंबाइनली कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हमने नोट्स बनाए थे। अब हम आते हैं इंटरव्यू के बारे में, अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने पहली बार ही इंटरव्यू दिया था। आई थिंक कितने मेंस दिए थे आपने? ये सेकंड मेंस था और पहला ही इंटरव्यू था। उसका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा था, और कैसा जो आपने सोचा था वो परफॉर्मेंस कर पाए थे आपने इंटरव्यू में? जैसे प्लानिंग रहती ना कि हमारा इंटरव्यू ऐसा जाना चाहिए, हमने पूरा पढ़ा ऐसा क्या सारी चीज़ें हो पाई थी, या फिर उसके अपोजिट ही चली चीज़ें? मेनली इंटरव्यू डेफ पर ही जाता है, जो आपके डिटेल एग्जामिनेशन फॉर्म में लिखा होता है। पर मुझे लगा था कि हॉबी पर जाएंगे या और भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उस पर वो पूछेंगे। और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मुझे लग रहा था उस पर मेनली पूछेंगे। और एट लास्ट मेनली टॉपिक्स मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के थे जो कि इकोनॉमिक्स है, तो मेनली क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के थे और करंट के भी थे। और मेरा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें मैंने भाषण प्रतियोगिता मेंशन किया था,
और भाषण में फर्स्ट प्राइज लिखा था, मतलब मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था भाषण में। भाषण में हाँ, तो मैंने वो मेंशन किया था। ठीक है। तो शर्मा सर जी का बोर्ड था। हाँ। जब मैं जैसे ही अंदर गई तो उनका डेफ में सिर्फ उस पे ही नजर पड़ी, बोले कि आपके डेफ में भाषण प्रतियोगिता लिखा हुआ है। कोई एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन आपने सुना है? मैं खुद आपको एक टॉपिक देता हूँ और आपको 2 मिनट स्पीच बोलना है। ओके। उनका जो टॉपिक था वो करंट से रिलेटेड ही था कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो टैरिफ लगाया है उससे जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा देश में स्वदेशी का आह्वान किया जा रहा है, तो आपको देश के लिए स्वदेश का आह्वान करना है और मेरे सामने घड़ी है, 2 मिनट में देख रहा हूँ, आप बोलिए। तो इस तरीके से उन्होंने प्रेशर भी क्रिएट करने का कोशिश की थी। फिर मैंने जब बोलना चालू किया तो जो नॉर्मल भाषण जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे किया। अगर आप बताना चाहे तो अभी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस टाइप से आपने उसको प्रेजेंट किया था। मैंने जब स्टार्ट किया तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्यगण, सभी को मेरा प्रणाम। और आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप सबके समक्ष अपना भाषण प्रस्तुत कर सकती हूँ। ऐसे करके मैंने भाषण स्टार्ट किया और उसी टाइम क्लिक की मैथिली शरण जी गुप्त की कुछ लाइंस जो स्वदेश पे ही आधारित थी, जो कुछ इस प्रकार है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैंने ऐसे लाइंस से उसको स्वदेश से रिलेट किया और फिर जब कंक्लूड किया तो बोला कि मैं आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी बने। धन्यवाद किया था। सर वगैरह को भी बोला आपने, ऐसा अनुरोध हाँ। किया कि आप भी ये चीज? सारे पैनल के मेंबर्स से मैंने किया। फिर क्या रिस्पॉन्स था तो उनका? क्या सबके फेस पर काफ़ी स्माइल थी, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग थी। तो उसने मुझे बहुत और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छा माहौल हो गया था। उसके बाद शर्मा सर जी ने एक और क्वेश्चन पुट अप किया था और फिर उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद और पैनल मेंबर्स ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे जो कुछ ऐसे थे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट हमने किन किन कंट्रीज के साथ साइन किया है, बीपीएल क्या है, पॉवर्टी क्या होती है और डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा था। मार्क्स आप बताना चाहे तो कितने क्या मिले थे आपको इंटरव्यू में? मुझे मार्क्स मिले 135। इतना उम्मीद था आपका कि आपको इतना मार्क्स मिल जाएगा या फिर इससे ज्यादा का? मतलब एवरेज इतना था कि 120 से 130 के बीच में मिलेंगे। जब पीडीएफ आया तो 135 देख के मैं काफ़ी खुश हो गई थी। ज़्यादा मिल गया नहीं? जो आपने एक लगा रखा था कि इतना तो मिल ही जाएगा, हाँ, उससे कहीं तब उससे हाँ बिल्कुल ज़्यादा मिला। पर जब मैं निकली थी और मैंने खुद एनालाइज किया कि मैं कैसे बोल के आई हूँ तो मैं काफ़ी पॉजिटिव थी कि हाँ मैं अच्छा बोल के आई हूँ। खुद को लग जाता ना अंदर से हाँ, कि अपन ने कैसा क्या जाता है। परफॉर्मेंस किया है। हाँ। आई थिंक काफ़ी अच्छे मार्क्स बोला जा सकता है क्योंकि 135 और में भी अगर थोड़ा सा मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस रहता आपका, अच्छा रहा होगा वैसे मेंस में भी नहीं? हाँ, मेंस तो डीसी या डीएसपी का होता आपका? डीएसपी मैंने प्रेफरेंस में फिल नहीं किया था, मेरे 11 से 12 मार्क्स ज़्यादा ही हैं डीएसपी के लिए। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? मतलब डीएसपी का आपका नहीं था जाने का? डीएसपी नहीं, मैं खुद को बहुत फिट नहीं समझती और इसलिए मैंने उसके लिए अपना प्रेफरेंस नहीं भरा था। मैं भी इंटरव्यू में हुआ होगा इस टाइप से क्वेश्चन की नहीं हुआ आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। जैसे हम कभी घर जाते हैं, रिलेटिव हो या फिर जो फैमिली बैकग्राउंड वाले हो, जब आप कभी इंदौर से गए हो घर, कभी किसी ने क्वेश्चन किया आपसे और बेटा क्या चल रहा हो, क्या चल रहा है आपका प्रिपरेशन में, कितना क्या टाइम लगेगा सिलेक्शन लेने में, फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहता था? उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो मेनली लोग पूछते हैं अच्छा अभी पढ़ ही रही हो और कितना पढ़ोगी, और अच्छा आप जॉब करने लगी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन होते थे। पर मेरा हमेशा लाइफ को लेके पॉजिटिव अप्रोच ही रहा है। तो मैं बिल्कुल ऐसे सोचती थी कि हाँ मैं अपने फ्यूचर का फाउंडेशन बना रही हूँ और नींव बनने में तो अभी समय लगता ही है, तो मैं बिल्कुल समय ले रही हूँ। और इसके बाद ऐसे करके मैं खुद को प्रेशर से बचा लेती थी पॉजिटिव रहकर। अगर इस प्रिपरेशन की बात करूं, क्या क्या सेक्रीफाइस किया आपने, अगर कुछ बताना चाहें? ये प्रिपरेशन काफ़ी लंबी होती है। लक्ष्य जब बड़ा है तो रास्ता कठिन ही होगा, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मेनली मैंने घूमना सेक्रीफाइस किया है और शादियाँ होती हैं वो भी बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, घर जाना सेक्रीफाइस किया है। कई बार कुछ होता है कि जाना पड़ रहा है पर नहीं गई हूँ, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं। एमपीपीएससी के साथ में और भी कुछ प्लान सोच रखा था आपने? अगर इधर सक्सेस नहीं मिला, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर और कोई प्लान था आपका? तो प्लान बी बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, एक रेशनल ह्यूमन बीइंग बना सकता है बिल्कुल। पर मैंने जो प्लान बी भी बनाया था उसको भी क्लास 2 की ही पोस्ट मैंने चूज़ की थी कि मैं सेट नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार करूँगी, जो मैंने प्रिपरेशन के साथ किया भी, और अभी मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू है। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट है वो सोचते हैं कि टॉपर्स जो रहते हैं, जो टॉपर्स निकलते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। आप क्या मानते हो? आपको भी लगता था पहले सिलेक्शन के पहले? ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि इंटेलिजेंट लोग ही निकाल सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, पर वो बस कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो IQ का नहीं है, पेशेंस का भी टेस्ट है, नॉलेज का भी टेस्ट है। उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक हॉलिस्टिक आपको जज किया जाता है। तो इंटेलिजेंट होना ही ज़रूरी नहीं है, आप एक एवरेज के साथ टैलेंट अगर आपके अंदर है और आप कंसिस्टेंसी से रेस में चल पा रहे हैं, धीरे धीरे बिल्कुल चल पा रहे हैं और लक्ष्य प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा कोई मोमेंट याद आ रहा हो प्रिपरेशन के दौरान जब लगा आपको कि अब बहुत हो गया, अब गिव अप कर देना चाहिए? ऐसा मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही होता, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से काफ़ी उम्मीद लगा रखी थी कि यार अब नहीं हो पाएगा, पर मैंने खुद को 3 से 5 दिन में ही रिकलेक्ट कर लिया था कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं हार मान सकते, जब इतनी मेहनत की है और यहाँ तक आए हैं तो और क्यों नहीं। तो रुकना नहीं है, अगर आप थक रहे हैं तो बेझिझक विश्राम कीजिए, पर फुल स्टॉप जैसी चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी है। अगर इस जर्नी में क्रेडिट देना हो किसी को, किनका रोल रहा है इस जर्नी में? जो अगर क्रेडिट दूंगी तो मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उनका हर तरीके से सपोर्ट था, मेंटली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से सपोर्ट किया। तो मैं इन सभी को अपना क्रेडिट देना चाहती हूँ। सोशल मीडिया के बारे में बताइए मुझे, आप इंस्टा वगैरह चलाते थे आप प्रिपरेशन के दौरान? नहीं, इंस्टा पर मैं कभी एक्टिव नहीं रही, और आजकल हम रील का एडिक्शन देखते हैं, पर मुझे बिल्कुल एडिक्शन नहीं है रील का। सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रही हूँ। जो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टडी के लिए ज़रूरी है, जैसे मेरा टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, मैं बस इन पर ही ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, इसके अलावा नहीं। और जब स्टडी की ड्यूरेशन में भी मेरा फ़ोन मैक्सिमम टाइम साइलेंट ही रहता था, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है, हम इस चीज़ को नकार ही नहीं सकते। एक चीज़ मैंने भी नोटिस की कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम के बारे में किसी को आप बताओ मत, आई थिंक वो आपका काम जवाब देगा। वो है ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस, वो यही है। तो वही है, तो मेरी भी सबसे गुजारिश है कि ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना है, तो आपको बेटर फील होगा। अगर आपने पहले ही उसके बारे में बता दिया ना, मतलब बोला था तो ढिंडोरा पीट दिया ना, तो मैं भी जो चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा। कोशिश करिए कि जितना आपका जो प्लान है हिडन रहे तो बेस्ट है। तीनों स्टेज में से प्री, मेंस, इंटरव्यू, कौन सा पसंद है आपको? मतलब बोला जाए तो किस में आपको अच्छा लगता है? प्री देना अच्छा लगता है, मेंस देना अच्छा लगता है, या फिर इंटरव्यू देना अच्छा लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू में लगा, क्योंकि हम इसमें खुलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती, और इंटरव्यू के दौरान वो सोचना ही पड़ता है, मजबूर होते हैं हम, खुद को बाहर निकालने का एक ज़रिया होता है वो। तो मुझे वो स्टेज अच्छी लगी। बाकी एग्ज़ाम में अगर हम बोले कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज क्या है, तो वो मेंस है। मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाता है, और इंटरव्यू से आपकी पोस्ट डिसाइड हो जाती है। आप कितना टाइम पढ़ते थे? कितना आवर्स देना चाहिए? बोलते ना कि 10-12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, आप भी पढ़ते थे ऐसे? पढ़ाई का अगर टाइम की बात करें तो क्वालिटी स्टडी मैटर करती है। ऐसा कई बार ऐसे दिन भी आए कि मैं 6 घंटे बुक के सामने बैठी हूँ, बट दिमाग में तो जा ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। आप, हो सकता है कोई बच्चा वो 10 घंटे में पढ़ रहा है और कोई उसे 5 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है। तो जो स्टॉप वॉच होती है, मैं वो रख लेती थी सामने कि मैंने कितने मिनट अच्छे से पढ़ा, उतना वो स्टॉप वॉच चलती थी, और जब मेरा ध्यान अगर भटक रहा है तो वो स्टॉप वॉच बंद हो जाती थी। तो अगर मैं बैठी 10 घंटे हूँ, बट वो स्टॉप वॉच पे दिखेगा 5 घंटे ही, क्योंकि मैंने पढ़ा डेडिकेटेडली 5 घंटे ही है। एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि मेहनत करिए, मेहनत से बिल्कुल मत डरो, अपनी हिम्मत रखो और डिस्ट्रैक्शन से बचो, डेडिकेशन के साथ, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। अगर आप ये याद रखते हैं कि आपने शुरू क्यों किया है, आपको कहाँ जाना है, तो आप बिल्कुल नहीं भटकेंगे, और आराम से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एक चीज़ और ध्यान आ रही है मुझे जिक्र करना चाहिए, कमल कुमार पाठक से। जी, मेरे मेंटर रहे हैं, आपको बताया भी था, ऑफ कैमरा भी बताया था, जी। और आपके भी रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके बारे में मुझे आप क्या बोलना चाहेंगे, अगर वो पाठक सर देख रहे हैं ये हमारा पॉडकास्ट, तो कुछ चीज़ें उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पाठक सर के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो ही थे कि जब मुझे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था मैं कर सकती हूँ, जब उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने बस बोला कि तुम आइए क्लास में, तू बस आ, क्लास में बैठ और सुन, अगर तुझे समझ आ रहा है तो तू ज्वाइन करना, वरना कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने तब कॉन्फिडेंस दिखाया, और उनसे बात करके लगा था कि हाँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, और इसके बाद उन्होंने मेरी कई तरीके से हेल्प की है, और जो बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब उन्हीं की वजह से रेडी हो पाया था। मतलब एक चीज़ पर्सनली, क्योंकि मैं भी जुड़ा हूँ 2028 से जुड़ा हूँ, 18 से जुड़ा हूँ, 18-19 से जुड़ा हूँ, अभी तक जुड़ा हूँ मैं, और आपको बताया भी था मैंने। लेकिन मुझे जब भी लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें परेशान कर रही है, तो मैं सबसे पहले उनको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मेंटर, और मुझे आई थिंक
मैं ये कोचिंग के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी को भी दिक्कत आती है तो उनसे बड़ा अभी तक मैंने कोई टीचर नहीं देखा। लोगों ने आज मार्केट बना रखा अपनी कोचिंग का, पैसे से सिलेक्शन कहाँ से हो रहे कहाँ से, लेकिन उन्होंने कभी तक आज तक इस चीज़ का आपने देखा होगा, आपने नोटिस की होगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। वो एकदम ग्राउंडेड हैं और इतने ज़्यादा हेल्पिंग हैं कि कोई भी उनसे हेल्प मांगने चला जाए वो तुरंत रेडी रहते हैं। काफ़ी अच्छे हैं वो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, अगर आप हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं तो, क्योंकि आपका जो आपसे मिलना और एक मोटिवेशन रहता है, आपकी जो बातें हैं वो हमारे अंदर मतलब रह ही जाती हैं और उनको अप्लाई करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अगर आप भी जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, अगर आप भी सर का मार्गदर्शन चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हो तो बिल्कुल एक बार ज़रूर मिलिएगा। काफ़ी कुछ आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है उनसे मिलने के बाद। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप भी आए हमारे पॉडकास्ट में। कुछ 3 चीज़ें जो आपको सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन दिलाया है वो बता दीजिए। 3 चीज़ें अगर मैं बोलूँगी तो कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको रोज़ सुबह उठ के वही रूटीन फॉलो करके खुद को सेटल करना है। दूसरा डेडिकेशन, और थर्ड बोलूँगी कि क्लियर विजन, कि मुझे वो करना ही है, मुझे वो चाहिए ही है। निरंतर गति दे सकते हैं। 3 चीज़ वो भी बता दीजिए जो आपने प्रिपरेशन के दौरान गलती की थी जिसकी वजह से आपको टाइम लगा, ताकि वो लोग सुन रहे हैं वो ना करें। गलती यही है कि सबसे पहले हम प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं कि हमने वो टारगेट बना रखा है, अगर नहीं निकला तो प्रॉब्लम होगी, फिर ये होगा। तो जो एंजाइटी हम ले लेते हैं उससे बचना चाहिए, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना चाहिए। पहली गलती है। दूसरी गलती है कि आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एट लास्ट आपको वही काम में आएगी। तीसरा कि हम कई बार आइसोलेट हो जाते हैं बिल्कुल और अपने माइंड को ओपन नहीं होने देते हैं, तो वो भी नहीं करने देना है। आप बिल्कुल जाइए, ब्रेक पे जा सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, और आपको लग रहा है तो 1 घंटा भी ब्रेक ले लो, क्योंकि आजकल वो डिप्रेशन का शिकार बन रहा है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा खुद पे प्रेशर करके और आइसोलेट करके खुद को पढ़ाई में लगाते हैं तो ये गलती नहीं करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा और हमारे लिए कोई फीडबैक हो आपकी तरफ से कि हमें और क्या चीज़ें बेहतर करना चाहिए, या फिर आपको कुछ लगा हो तो वो बताइए। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसी है, तो बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी मुझे नोटिस हुई हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके, सो थैंक यू सो मच। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कुछ इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाइए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि अगर आप नोट्स वगैरह, टेस्ट कॉपी वगैरह देखना हो, जैसे कि इनका भी मैं टेस्ट कॉपी वगैरह लेके आपको PDF वहाँ पे डाल दूंगा कि ये इन्होंने कैसे आंसर राइटिंग किया था, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, डेमो के तौर पे वहाँ पे डाल दूंगा। तो अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नोट्स के लिए परेशान हो रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चाहे आपको MPPSC UPSC का मेंस का चाहिए, प्री का चाहिए या टेस्ट चाहिए, रीजनेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है, वो भी घर बैठे। नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आप वो सब मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए। घर बैठे आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी।